ना कहीं जितने भी राजनीतिक दलों के उदय होते हैं जी। वो आंदोलनों से ही होते हैं। पार्क तो आपने बना दिया, पार्क बन दिया, पेड़ों पे पैसा खर्च कर दिया, लेकिन नलकूप वहाँ पे लगाया नहीं पहले। पेड़ों के लिए पहले पानी की भी आवश्यकता होगी ना, सबसे पहले तो जो बुनियादी जरूरतें हैं वो करेंगे। जी। तो कई बार तो मजाक होता था या मैं खुद हंसता था कि यार ये एक दिन ऑटो से जा रहे हैं, एक दिन गाड़ी से जा रहे हैं। देखिए उसके लिए बड़ा अच्छा सा है 2024 इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इस बार के आप लोगों की क्या एजेंडा है? अपनी केंद्र सरकार से अपील ये करना चाहूँगा कि जनता के हितार्थ जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर एक मतलब विद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों, इस समय पूरे देश भर में इलेक्शंस की लहर चल रही है और सबको इसी चीज का इंतजार है कि इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार के जाएगी। तो दोस्तों, आज उसी लहर के बीच में हमें आम आदमी पार्टी से श्री मनोज त्यागी जी के साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला है। तो आइए उन्हें अपने चैनल पे वेलकम करते हैं और उनके साथ इलेक्शंस को लेके डिस्कशन करते हैं कि उनकी पार्टी की क्या एजेंडा है, क्या कैंपेन्स है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? अच्छा हूँ। सर, सबसे पहले तो मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था तो तब से मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा रहा अन्ना हजारे आंदोलन के समय पे। क्योंकि हम तो जब बहुत छोटे थे हमने सिर्फ न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन या घर के बड़े बूढ़े उन सबसे वो बातें सुनी, पर आपने तो उसमें बहुत प्राइम लेवल की भूमिका निभाई है। तो आप मुझे उस चीज के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। देखिए वो देश के अंदर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आक्रोश था, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, देश का एक वो आम आदमी जो अपने आप को ठगा सा महसूस करता था जी। वो उसकी अभिव्यक्ति के रूप में एक आंदोलन ने जन्म लिया। जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, अन्ना जी का आंदोलन, उसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हों, आईआईटी के छात्र हों, एक रिक्शे वाले से लेके एक ऑटो वाले से लेकर एक कार चलाने वाला व्यक्ति जिसको तो लाइनों में लगना पड़ता था, परिवहन के कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ते थे, कहीं ना कहीं जो एक सरकारी मशीनरी से कहीं ना कहीं आहत एक आम आदमी व्यक्ति वो उस आंदोलन से जुड़ा और हर वर्ग का आदमी उससे जुड़ा। वो एक लोगों का आक्रोश था, एक अभिव्यक्ति थी जिसने एक आंदोलन का रूप लिया। जी। तो ये चीजें यहाँ तक ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे जो हमने देखा कि हमारे इंडिया तक वो सीमित नहीं रहा, वो आसपास के जो हमारे देश है उस तक वो फैला। तो इतना बड़ा आंदोलन कैसे बन चुका था और फिर उसके बाद आप पार्टी में आम आदमी पार्टी, तो उस तक का सफर कैसा रहा आपका अब तक? देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी। और हमेशा पूर्व से देखिए 1977 में जब समग्र क्रांति आंदोलन शुरू हुआ, समाजवादी आंदोलन के रूप में जो जाना जाता है, जी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र गोली से आहत हुए वहां पर, तो उसकी अभिव्यक्ति के रूप में इस आंदोलन की कोख से भी एक पार्टी पैदा हुई थी जो जनता पार्टी के रूप में है। तो कहीं ना कहीं जितने भी राजनीतिक दलों के उदय होते हैं वो आंदोलनों से ही होते हैं और आंदोलन से निकली हुई पार्टियां का ही एक रूप है जो हमारी आम आदमी पार्टी है। वो भी एक आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी है। ठीक है। तो ये पूर्ववर्ती चला आया है पहले से ही कि आंदोलन जब चरम पे पहुंचता है तो उससे कुछ विकल्प निकलता है और वो विकल्प एक राजनीतिक दल के रूप में भी हो सकता है। ओके जी। तो आम आदमी पार्टी का असली मतलब क्या हुआ फिर? क्योंकि आपने कहा कि उस आंदोलन से ही ये पार्टी निकली है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो उस पार्टी के ही हैं, सब एकजुट होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी फॉर्म करी। तो इस पार्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, मुझे वो जानना है। देखिए आम आदमी पार्टी एक प्रत्येक उस वंचित व्यक्ति की पार्टी है जो पायदान के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, सबसे पिछली लाइन में लगा हुआ व्यक्ति। और कोई भी पार्टी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है। आंदोलन था वो भी एक विचारधारा थी, उससे फिर उस विचारधारा के लोग निकल कर आए, एक पार्टी का जन्म हुआ। और आप पार्टी का देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर किस तरह का एक स्वच्छ प्रशासन दिया हुआ है जी। और किस तरह की ये जो पहले सरकारी सुविधाओं के लिए जो लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, तो डिलीवरी के माध्यम से हो जाए, और शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी लंबी लाइनें होती थी, कोई सुनवाई नहीं थी, दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती थी। आज वो सारी दवाइयाँ निःशुल्क वहाँ पर उपलब्ध है, लोगों को अच्छा उपचार मिल रहा है और एक आदर्श चिकित्सा के रूप में दिल्ली की चिकित्सा से अन्य राज्य भी प्रेरित हो रहे हैं। अन्य राज्यों में भी वो भी चाहते हैं। हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की चर्चाएं दूर देश तक में हुई है
हाँ जी, ये विदेशी चीज़ तो डेलीगेट्स आपने देखे होंगे दिल्ली में जब आते हैं, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि भी हमें एक तो यहाँ के स्कूल्स देखने हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, बिल्कुल। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखने हैं, तो वो सब सरकार की एक स्वच्छ पारदर्शी नीतियों का देख सकते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कैंपेन्स या जो एजेंडा शुरुआत से 2013 से चलाया गया, वो सारी चीजें फुलफिल हो चुकी हैं। बराबर, इसमें कोई शक नहीं। जो हमारा काम करने का, देखो सरकार जब नहीं बनी तो काम करने का आप समझ सकते हैं, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से लोग नहीं थे, ठीक है सब अपनी अपनी अलग अलग विधाओं से हैं कोई लोग, जी। लेकिन उनकी नीयत साफ थी, उनकी आज भी नीयत साफ है, पूरा पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। ओके, जो भी काम है पूरी पारदर्शिता के साथ है, ठीक है। और एक जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। जनता के सुझावों पर ही पार्टी बनी, जनता के सुझावों पर ही योजनाएं बनती हैं। आपने कहा कि सरकार के बजट भी, जो मोहल्ला सभाएं होती थी, बजट भी तय पार्कों के अंदर बैठ के होता है। उसका एक रीजन है, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो भी काम किए बंद वातानुकूलित कमरों में बैठ के किए। अब आप छोटी सी ले लीजिए, किसी मोहल्ले के अंदर पार्क तो आपने बना दिया, पार्क बन दिया, पेड़ों पे पैसा खर्च कर दिया, लेकिन नलकूप वहां पे लगाया नहीं पहले। पेड़ों के लिए पहले पानी की भी आवश्यकता होगी ना, सबसे पहले तो जो बुनियादी जरूरतें हैं वो करेंगे जी। तो वो जब जनता से सुझाव मांगे जाते हैं तो ये सुझाव निकल के जनता से आते हैं। ओके। पर मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली तो बस मेरे लिए बहुत पास की दूरी पर ही है। जी पर मेरी दो शिकायतें हैं इस चीज के लिए। जी पहली, एक तो पॉल्यूशन लेवल इतना क्यों बढ़ रहा है, जी मतलब AQI हमेशा टॉप पे रहता है। जी दूसरा, अभी बारिश का सीजन आया, दिल्ली झीलों का शहर कहलाया गया। जी हमारे देश तक ठीक था, लेकिन बाहर से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिक के कमेंट आए, तो वो सुन के ना कहीं दुख होता है कि यार हमारे देश की कैपिटल को कोई इस तरीके से क्यों कह रहा है। तो उस पर आपके क्या विचार है कि उस चीज को लेकर अब आप लोग किस तरीके से आगे काम देखिए, इस तरह की जो समस्या है ना, एक बहुत बड़ी एक वैश्विक समस्या है। ये प्रदूषण एक बहुत बड़ा विकल्प है। आप देखो परिवहन बढ़ा, कितनी गाड़ियां होती थी पहले, बिल्कुल। ठीक है, स्वचालित वाहन बढ़े, लेकिन सरकार की इसके बारे में बहुत सकारात्मक सोच है। आप देखिए अभी बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बेड़ा उतारा गया है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई हैं, तो इससे जो है ये जो लेवल है प्रदूषण का जो स्तर है काफी हद तक कम हुआ है। और इसके लिए मैं आम जनमानस से भी अपील करूंगा कि भी सभी लोग इसमें सहयोग प्रदान करें। अगर आप ओडीवी हमने चलाया, ओडीवी के बहुत बढ़िया नतीजे आए उसके, और ये होना भी मैं चाहिए। इसमें एक चीज में रोकना जी। चाहूंगा, ऑड इवन चला तो जरूर जी पर अब जिस आदमी के पास एक ही गाड़ी हो, जी जैसे कि मैं, हमारे परिवार में इस चीज में हम बड़े परेशान हुए, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा का ऑफिस वहां पे, दोनों एक ही गाड़ी से सफर करते थे, और वो गाड़ी थी ईवर। जी तो कई बार तो मजाक होता था या मैं खुद हंसता था कि यार ये एक दिन ऑटो से जा रहे हैं, एक दिन गाड़ी से जा रहे हैं। देखिए उसके लिए बड़ा अच्छा सा है गाड़ी। मैं देखता हूँ अपने कंट्री के अंदर ना, जो कार्स हैं ये स्टेटस सिंबल में हो रही हैं। दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल क्यों नहीं करती जनता? दिल्ली मेट्रो की इतनी बढ़िया सुविधा है। हमारा जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा है, और बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, उनमें बैठ के आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आप अपने अतीत में जाएंगे कि जो 20 वर्षों पहले डीटीसी की हालत होती थी, हाँ। या जो आज की डीटीसी है, पूर्णतः वातानुकूलित, जमीन आसमान का स्वच्छ एकदम, उसके अंदर मार्शल बैठे हुए, पूरा एक तरह का डेकोरम, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं, कोई आपको पायदान पे खड़ा हुआ नहीं दिख सकता। तो मेरा मानना ये है कि पब्लिक को थोड़ा सा ये कार में, मान लो एक घर के अंदर 4-4 कारें खड़ी हैं, बिल्कुल, चलाने वाले 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि एक दिन एक कार से जाएंगे, एक दिन एक कार से जाएंगे, तो जो स्टेटस सिंबल बना है कहीं ना कहीं, उसको लेकर भी थोड़ा सा जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए कि भाई एक गाड़ी की आवश्यकता है, पूरा परिवार उसमें जा सकता है, उसमें जाए। और अन्यथा तो परिवहन व्यवस्था बहुत बढ़िया हो चुकी है दिल्ली के। ओके। तो इस बार 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं। आज फरवरी चल रहा है, फरवरी एंड है, आने वाले 2-3 महीने में इलेक्शंस है। तो इस बार की आप लोगों की क्या एजेंडाज है, और आप क्या पब्लिक के सामने क्या रखना चाहते हैं कि इस बार हम आपको ये सारी चीजें करके देंगे, या जिन चीजों की कमी के कारण दिल्ली कहीं ना कहीं ब्लैकआउट होता है, अब वो नहीं हो पाएगा, तो आप वो जरूर शेयर करें। देखिए दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, अपना जो जनादेश है वो बड़े अच्छे मन से लेती है, और जनता के जनादेश से ही दिल्ली के अंदर देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को जनादेश दिया, और उनकी नीतियों में जनता पूरी तरह आस्थावान भी है। और आने वाले चुनाव परिणाम के रूप में आपके सामने होंगे, और आम आदमी पार्टी बहुत स्वच्छ राजनीति करती है,
ठीक है। इसमें परिवारवाद का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। यहाँ पर एक जनता का व्यक्ति, जनता का सीएम सिद्धांत है, और ये आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे। बस इसके लिए मैं थोड़ा सा अपनी केंद्र सरकार से अपील ये करना चाहूंगा कि जनता के हितार्थ जो योजनाएं चलाई जाती हैं जी। वो राजनीति से प्रेरित होकर एक मतलब विद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, वो जारी रहनी चाहिए जो भी योजनाएं। मतलब कि मतलब ये मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार से तो ये अपील है कि समन्वय स्थापित बहुत होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि कुछ योजनाएं होती हैं वो पीछे रुक जाती हैं, तो जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी पार्टी की तरफ से तो वही नहीं है ना, मैं हमारी सब्सक्राइबर्स की तरफ से हूँ, बराबर। तो मैं एक चीज आपकी जो मुझे बात समझ में आई, आपका ये कहने का मतलब हुआ कि जो रूलिंग पार्टी है इस समय है ना, वो कुछ समय के लिए चीजें करती है लेकिन फिर वो रोक देती है, तो उस कारण पब्लिक ज्यादा थोड़ा सा व्यवधान हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा रोक देती हैं, लेकिन ठीक है। काफी मतलब उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, ओके। व्यथित हो जाते हैं, और उसका खामियाजा क्या सोचते हैं कि जनता को नहीं पड़ता, जनता को पड़ता है। अभी अगर जनता के हित में चीज चलाई जा रही है तो वापस तो उसमें सहयोग करना चाहिए। देखो दिल्ली मेट्रो शीला जी के जमाने में आई, हाँ जी। आदरणीय अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। देश के क्या मैं कहूँगा पूरी दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों से एक थे हमारे अटल जी। अटल जी का हम बहुत सम्मान करते थे, एक राष्ट्रकवि और एक युग दृष्टा के तौर पर मैं उन्हें सादर वंदन करता हूँ अटल जी को। और मुझे अटल जी से मिलने का सौभाग्य भी हुआ है। अच्छा। लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में जानते हैं जी। लेकिन मैं अटल जी के बर्थडे का मुझे इंतजार होता था, और ओके। मैं एक बार नहीं कम से कम दर्जनों बार मुझे अटल जी से मिलने का सौभाग्य हुआ है। तो अटल जी और शीला जी के बीच जो समन्वय था, मैं उसी समन्वय को देखना चाहता हूँ कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी की ये सरकार और आदरणीय मोदी जी की सरकार में वो समन्वय स्थापित हो ताकि एक दूसरे को परस्पर सहयोग के तहत। हाँ जी। ये राजनीति आज है कल नहीं होगी, ये पार्टियां आज हैं कल नहीं होगी, ये देश हमेशा रहेगा। देश के पुराने जो हमारे महापुरुषों के सिद्धांत हमेशा रहेंगे, तो मैं उस समय को देखना चाहता हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने उनसे डिस्कस करी कि आपको अटल जी से मिलने का मौका मिला, क्योंकि बहुत लोगों के तो सपने रहे और हमने तो बस पुस्तकों में पढ़ा है उनके बारे में। एक चीज बहुत चल रही है इस समय, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको पता है हर कोई अपनी बात आजकल सोशल मीडिया के थ्रू कहना चाह रहा है, तो उसमें ये चल रहा है यूपी वर्सेस दिल्ली का कंपैरिजन करते हैं पब्लिक कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी। तो यूपी में जैसी क्राइम रेट है बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है ना, और अभी राम मंदिर बना, तो उस तरीके का डेवलपमेंट हमें दिल्ली की साइड देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसा कुछ है या इस पर आपके क्या विचार है? देखिए दिल्ली में भी अगर बात हो तो दिल्ली में ऐसा नहीं कि विकास रुक गया है। दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है और निरंतर विकास वहां पर जारी है। और यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। तो यूपी का अपना सिस्टम है, दिल्ली का अपना सिस्टम है। यूपी में भी आप चले जाइए कि आपको यूपी जो मानते हो आप इस एनसीआर को मानते हो, या एनसीआर से निकलने वाला वो यूपी नहीं है। आपको एनसीआर तक ही, जो आप मीडिया के हमारे साथी हैं जी, आपको ये एनसीआर ही यूपी नजर आता है। कभी आप ये पार कर लीजिए, बुलंदशहर अलीगढ़ को पार कर लीजिए, वहां पे देख लीजिए क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जो सत्यता विकास की सबको आवश्यकता है, बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। मैं परिवहन के मामले में कहता हूँ जो राष्ट्रीय राजमार्ग बने बहुत अच्छे बने। मैं बड़ी इसके साथ में निष्पक्षता के साथ में तारीफ करता हूँ अपने गडकरी साहब की, नितिन गडकरी जी की, जो उनका एक विजन है सड़कों को लेकर, परिवहन को लेकर, बहुत अच्छा विजन है। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, सॉरी आपको रोका। ये जो सोच है ना कि किसी और की भी तारीफ करना, कि जो सही काम हो रहा है उसको सही बताना, इससे पता चलता है कि आप एक तरफा नहीं, आपका सोच बड़ी है, ब्रॉड माइंडेड हो, कि आप दूसरी पार्टी की अगर कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू कि ये बहुत अच्छी बात है। ये चीज हमने अपने देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से सीखी है। हम लोग उनकी ओथ सेरेमनी में गए थे। ओके। सार्वजनिक रूप से वो शपथ ग्रहण समारोह जी रामलीला ग्राउंड में अब आयोजित हुआ। ठीक है। तो उस दिन जब शपथ लेने के बाद उन्होंने एक बात कही थी कि भी आज से मैं उनका भी मुख्यमंत्री हूँ जिन्होंने मुझे मत नहीं दिया, और जिन्होंने दिया मैं उनका भी मुख्यमंत्री हूँ। और भाई इलेक्शन ये अब बंद हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ, अब सब लोग मिलके काम करेंगे। तो उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े शीर्ष नेता का नाम लिया कि हम शहरी विकास पर हम ललित मार्गन जी से भी पूछेंगे, हम उनका भी मार्गदर्शन चाहेंगे। तो ये चीजें हमें
अपने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जो सच्चाई है, अच्छे काम दल अलग हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उसमें इस तरह की कोई राजनीति नहीं। अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए। तो अभी फिर जैसे मैंने आपको एक कॉम्प्लीमेंट दिया है ना, तो फिर आप मेरी इस बात से जरूर सहमत करेंगे कि अभी G20 समिट हुआ, जी चंद्रयान 3 हुआ, जी जो रोडवेज है या जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छी हो रही है, जी है ना। ट्रैवलिंग करने का समय बिल्कुल भी यूज कर दिया, वंदे भारत इंट्रोड्यूस हो गई। तो मतलब कि मैं ये जानना चाहूंगा कि फिर आप इस बात से सहमत मेरे साथ करेंगे कि जो पहले की पार्टीज रूल जिन्होंने करा हमारे देश में, और जब से बीजेपी ने रूल करा तो डेवलपमेंट तो हुआ है, और हमारे देश का अन्य देशों में नाम हुआ है। क्योंकि पहले एक पल को डर होता था, पर अब अगर कोई इंडियन पर्सन कोई बाहर रह रहा है तो वो एक रिकग्नाइज्ड पर्सन है। तो इस बात से तो आप सहमत करेंगे? देखिए, इसमें मैं सहमत भी हूँ पूरी तरह से, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं स्पष्टीकरण आपको देना चाहूंगा जी कि G20 शिखर सम्मेलन हुआ जी कि भारत का G20 शिखर सम्मेलन था, लेकिन इसको इस तरह से प्रदर्शित करना कि भारतीय जनता पार्टी का G20 शिखर सम्मेलन था, तो ये कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं करता। नहीं, ये भारत देश है, सबका देश है जी, ये रिक्शे वाले का भी देश है, ये एक हवाई जहाज में बैठने वाले व्यक्ति का भी देश है। बिल्कुल। लेकिन इसकी सफलता के लिए फिर भी मैं देश के प्रधानमंत्री, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, सबसे मैं एक अलग भली गैर राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखता हूँ, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। G20 शिखर सम्मेलन हुआ तो इसमें भारत की विजय हुई, प्रत्येक नागरिक की विजय हुई। बात चंद्रयान की हुई, चंद्रयान के लिए मैं देश के उन महान वैज्ञानिकों का भी सैल्यूट करता हूँ कि जिनके सफल निर्देशन में, जिनकी कठिन परिश्रम से वो दिन हमें देखने को मिला कि जब चंद्रयान की हमें सफलता मिली। तो ये चीजें पार्टी विशेष नहीं, जहाँ जिसका योगदान है उसकी प्रशंसा करना चाहिए। देश के वैज्ञानिक भी इसके लिए प्रशंसा के पात्र है। एक चीज है जो चीज में बहुत देर से गौर कर रहा हूँ, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है आपकी। ये हमारी सकारात्मकता है, ये भी हमें अरविंद केजरीवाल जी से मिली सीखी, हमारी सकारात्मकता है। भाई हम हमेशा पॉजिटिव रहने वाले व्यक्ति हैं। जी, पॉजिटिव है, इसलिए टेंशन नहीं दिख रही है और एक चेहरे पे एक अलग सा रौनक है। मुझे एक हमारे गाजियाबाद के बड़े कवि हुए डॉक्टर कुंवर बेचन साहब जी, उनकी वो पंक्ति याद आती है। वो कहते थे कि जमाने ने जो फेंके पत्थर मुझ पर इस तरह, अच्छा, जमाने ने जो फेंके पत्थर मुझ पर इस तरह, जी, उन्हीं को जोड़कर मैंने अपना घर बना लिया। ओके। तो पार्टी है हमारी, पार्टी पे तमाम तरह की राजनीतिक भावना से ग्रस्त कुछ चीजें हैं। शीर्ष नेतृत्व तो हमारा प्रताड़ित है, 2 नेता हमारे आज जेल के अंदर हैं, तो कोई नहीं, सत्य की एक दिन जीत होगी। हम लोग आशावादी लोग हैं, सकारात्मक लोग हैं, ठीक है, हमें पूरा विश्वास है कि सत्य को विचलित किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। ठीक है। जब कभी एक चीज और है, क्योंकि ये चीज मुझे हमेशा पूछनी थी कि जब कभी देश में इमरजेंसी आती है ना, तो उस समय जो एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है, तो अपोजिशन पार्टीज किस तरीके से रूलिंग पार्टी की सहायता करती है? मतलब इसमें सब एकजुट हो जाते हैं? बिल्कुल, ये इसका देखो जीता जागता उदाहरण अभी विगत वर्षों में जो कोरोना काल हुआ जी, कोरोना त्रासदी से पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर लोग इससे आहत थे, ठीक है। और उस टाइम आपने देखा होगा कि राजनीति से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने इसमें बड़े समन्वय के साथ काम किया, और वही वजह है कि इस भयंकर त्रासदी से हम लोग बचे। और शायद हम लोग आज सशरीर बैठे हुए हैं, नहीं तो बहुत बुरा दौर था, ठीक है। लेकिन प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक दल का, प्रत्येक प्राणी का इस देश में सकारात्मकता के साथ इस त्रासदी से लड़े और अंततः विजय हासिल। तो मतलब जब भी देश में इमरजेंसी होती है या कभी कुछ ऐसे आपातकालीन, कोई भी आपातकाल स्थिति हो, उसमें हमेशा एक होना चाहिए, पार्टीज एक साथ खड़ी होती है और फिर उसका एकजुट होकर परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। कोई भी आपातकाल की स्थिति होती है, चाहे हमारे पड़ोसी देश से हमारे युद्ध की बात हो, चाहे सीमाओं पर अतिक्रमण की बात हो या शांति की बात हो, उसके लिए हमारा भारत एक है और हम सब डटकर इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो भारत माता के अस्तित्व का सवाल है, भारत की अस्मिता का सवाल है। हमारे लिए भारत की अस्मिता जरूरी है, तो भारत माता का जो ताज है, जो हमारा तिरंगा है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। बहुत बढ़िया जवाब था ये, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतने अच्छे अंदाज से
इस चीज का जवाब देंगे? देखिए, जो हमारी पार्टी है वो एक आंदोलन से निकली पार्टी है, आंदोलनकारी लोग हैं। हमारे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा, तो हम सियासत के लोग तो हैं नहीं। सियासत से मुझे याद आता है, आंदोलन के समय एक मैंने सुना था उस टाइम अच्छे कवि थे कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं। ओके। ये सियासी लोगों के लिए है। ठीक है। हम तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज भी भाई राजनीतिक दल से जुड़े हैं। हमारे सारे लोग, सारे साथी आज भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, भले ही आपको माननीय हो गए चाहे किसी पद पर हो गए, लेकिन उनके सामान्य जीवन देखेंगे तो मुझे वो पंक्तियां याद रहती कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, ठीक है। तो सूखे रोड पानी की बूंदों को तरस जाएं। ओके। गनीमत है ये मौसम पर हुकूमत कर नहीं सकते, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। भाई वाह, बहुत बढ़िया कविता थी। और ये सब ठीक था, लेकिन एक मेरी कंप्लेंट है, और कभी मुझे अरविंद केजरीवाल जी के साथ पॉडकास्ट करने को मौका मिलेगा तो मैं उनके साथ भी करूँगा, उनसे भी ये चीज़ पूछूंगा कि जो जहांगीरपुरी वाला केस था उस पे आम आदमी पार्टी का, क्योंकि भाई रूल कर रहे थे वो समय, उनके समय पे ये चीज़ हुई, और अपने देश के कैपिटल स्टेट में ऐसी चीज़ होना बहुत बड़ी बात है। तो उस पे आम आदमी पार्टी का किस तरीके से जवाब था? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो अन्य राज्यों की तरह एक स्वायत्तता हमारी पार्टी, क्या मतलब जो सत्तारूढ़ हमारी पार्टी है उसको नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की, ये जो तमाम तरह की सांप्रदायिक हिंसाएं होती हैं, ओके। इसमें लॉ एंड ऑर्डर में जो वहाँ का पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरह से शांति व्यवस्था कायम की जाए, ठीक है। किस तरह से दंगाइयों को काबू किया जाए। ठीक है। तो दिल्ली के अंदर एक थोड़ी सी विसंगति है कि आम आदमी पार्टी की जो हमारी सरकार है, पुलिस हमारी सरकार के अधीन नहीं है। ओके। पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है। आदरणीय गृह मंत्री जी उसको अपील करते हैं जी। लेकिन ये मैं गैर राजनीतिक रूप से मैं बताना चाहता हूँ, फिर भी बहुत जल्दी केंद्र सरकार ने और हमारी सरकार में मिलकर आपसी समन्वय से, हाँ जी, उससे निजात पाई। वो तो चीज़ हुई। चिंगारी निकली सांप्रदायिक हिंसा की, लेकिन शांत हो गई। शांत। और दंगाई करने वाले जो होते हैं जी। ये दंगाई का ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म है, उनका सिर्फ होता है कि अराजकता पैदा करना और लूटपाट करना, ये उनका मकसद होता है। और ये अफवाहों पर आधारित, भ्रामक दुष्प्रचार पर आधारित। आपने देखा होगा कि तमाम तरह की जांच एजेंसियां उस पर काम कर रही थी। क्या आता है कि व्हाट्सएप पे ये चला वो चला। तो सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं अक्सर एक भ्रामक दुष्प्रचार पर और लूटपाट के उद्देश्य से होते हैं। पार्टियों का इसमें कोई कंसिडेंट कुछ नहीं होता। और जहां तक बात है किसी आपसी सामंजस्य, जो आपसी भाईचारा होता है, वही निकल के लोग आते हैं, चाहे इस वर्ग के हों, चाहे उस वर्ग के हों, चाहे धरती के हों, चाहे आकाश के हों। जो पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी किसी भी जाति मजहब का है जी, मैं कहता हूँ राम के घर रही तो लगा, ठीक है, रही को दर्द हुआ तो सबसे पहली चीज राम को जाएगी, राम का खर्च पड़ेगा उसको हॉस्पिटलाइज कराया। ऐसा नहीं कि उसका समाज, उसके लोग कहीं जब तक आएंगे, तो पड़ोस से हमेशा संबंध मधुर होने चाहिए। और जहाँ पड़ोस में मधुर संबंध होते हैं वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसाएं कुछ भी नहीं कर सकती। ओके, मैं अपनी बताऊँ, मैं उस गृह जनपद मेरा हापुड़ है जी, हम लोगों की खेती बाड़ी, ठीक है, और हमारे जो दूसरे अपने साथी लोग हैं उनकी खेती बाड़ी एक जगह मिली, ठीक। लेकिन जब कभी तनावपूर्ण स्थिति भी दोनों पक्ष मिलकर बैठते थे, गलत आदमी को ना उधर से प्रवेश करने देंगे, गलत आदमी को ना इधर से करने देंगे। ओके, तो जो आपसी समन्वय होता है, भाईचारा होता है, ये हमेशा जिंदा रहेगा, कभी तो जिंदा रहेगा। फिर चाहे पार्टी कोई भी, पार्टी कोई, जब एकजुट खड़ा होना है तो हाँ, एकजुट होना है। हम अन्याय के खिलाफ खड़े हैं तो उसमें हमें जाति धर्म नहीं देखना, अन्याय किया जो गलत है वो किसी का लिए सही नहीं हो सकता, गलत व्यक्ति जी। और अपराधी को तो पता है, अपराधी की कोई जाति, अपराधी सिर्फ अपराधी है, उसका जाति और धर्म अपराध है, ठीक। तो अभी आम आदमी पार्टी करंटली 2 स्टेट्स में रूल कर रही है, पंजाब एंड दिल्ली। तो उसके आगे कैसे बढ़ना है, उसके कुछ आप
एजेंडास बताएं कि और जो स्टेट्स हैं उसमें आप लोग किस तरीके से कैंपेन रन कर रहे हो। देखिए, कैंपेन की बात कही जाए तो हम लोग ज़्यादा कैंपेन में जो है व्यवसायीकरण के तौर पर ऐसा कैंपेनिंग नहीं है। तो सत्ता हासिल करना पार्टी का ना लक्ष्य रहा है ना कभी रहेगा। अच्छा। ये जनता पे ऊपर निर्णय पे छोड़ा हुआ है। जनता को अच्छा लगेगा, जनता प्रेरित होगी पंजाब के काम से, जनता प्रेरित होगी दिल्ली के काम से, जी। तो जनादेश देगी। ओके। तो हम तो लोकतंत्र में आस्था रखने वाली व्यक्ति हैं। ओके। जनता में आस्था रखने वाली व्यक्ति है, जनता के निर्णय पे छोड़ा है। ठीक, हमारे तो वॉलेंटियर होते हैं जो प्रचार करते हैं। जी। तो एक चीज और है कि आम आदमी पार्टी का भी जो फ्रंट फेस है वो अरविंद केजरीवाल जी है। उनके बाद जैसे कि भाजपा में अक्सर कहा जाता है कि आफ्टर मोदी जी योगी आदित्यनाथ जी को सब लोग देखना चाहते हैं पीएम के रूप में। ये मेरे पर्सनल वो भी है कि मेरा भी मानना है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहूँ। लेकिन आफ्टर केजरीवाल सर आप किसको देखना चाहते हैं या कौन है फ्रंट फेस ऑफ आम आदमी पार्टी। कई बार पब्लिक कहती है राघव चड्ढा, वो भी कई बार बातों में आए हैं क्योंकि वो यंगेस्ट राज्यसभा मेंबर है और उनका जो बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स को लेके वो बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप रहा है। देखिए, हमारे अरविंद जी भी युवा हैं जी। और ये जो चीजें होती हैं सब ये पार्टी की जो पीएससी होती है, विशिष्ट नेतृत्व का काम है। ठीक है, पीएससी की मीटिंग में किसका नाम निकल गया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अभी तो आने वाले 50 वर्षों तक भी अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे। अरे वाह, ये कॉन्फिडेंस लेवल पूरा बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है। हमारा। अभी एट करंट दिल्ली में एक बात हुई थी कि जो ये कूड़े का पहाड़ है गाजीपुर में इसको हटाया जाएगा और यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज का काम होगा। वो चीज शुरू हुई पर वो अच्छे लेवल पे नहीं हो पाई, जिस कारण वो जो पहाड़ का एरिया है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रखा है और वो कहीं ना उस एरिया में जाम लगाता है बहुत। तो उस पे आप लोगों को क्या रिवर्ट है, क्योंकि जो बाकी जब से पार्टीज है ना इसमें मैं इसमें और चीज बोलना चाहूंगा क्योंकि जो बाकी पार्टीज है वो अक्सर वहीं पे बात ला के रोक देती है कि इन्होंने अभी तक उस कूड़े को पहाड़ को नहीं हटाया। देखिए, ऐसा था, कूड़े का पहाड़ हट जाता है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी नहीं थी जी। लेकिन दिल्ली की जनता को धन्यवाद, उसने एमसीडी में पार्टी को मौका दिया जीतने का। और उस पर अभी आप मेरे साथ चलना, मैं दिखाऊंगा आपको, उस पर कार्य जारी है। अच्छा। और उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नितिन गडकरी साहब का भी, क्योंकि एनएचएआई में जो जाती है सैंड जी। वो वहाँ से जारी है। और देश का उत्थान हो रहा है, इसमें पार्टी विशेष की तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अगर केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जी। उसमें से सैंड ले सकता तो ले सकता है। जितने हाईवे से मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी वहाँ से होना चाहिए, ताकि इस हाईवे में एक तो व्यय भी कम होगा, सरकार का व्यय कम होगा, जिससे हमारी जनता का ही तो टैक्स है ये जी, तो उसका जनता को ही लाभ मिलेगा। और काफ़ी हद तक हमें विश्वास है वो, क्योंकि आसमान अगर पूरा फटा हो तो सही में थोड़ा वक्त लगता है। ये पहाड़ आज का नहीं है, पहाड़ बहुत पुराना पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ है। और आप समझ सकते हैं कि लोगों का इरादा हुआ है, कैसे क्या हुआ है। ठीक है, कौन पार्टी उस टाइम की सत्ता में, लेकिन मैं विषय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, समस्या से एक निजात मिल रही है और ये बहुत अच्छी बात है। एक बात है कि जो व्यक्ति प्रवक्ता बन जाता है उसके बाद उसकी बातों का चयन इतना अच्छा हो जाता है कि वो कविताओं को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। और आप जिस तरीके से कर रहे हो वो सुन के मन कर रहा है कि बस ये पॉडकास्ट पेपर साइड में रखो, आपसे पहले कविताएं सुनो। एक इंस्पायरिंग कविता हमारे यूथ के लिए जो इस समय हमारा पॉडकास्ट सुनेगी या जो आगे चल के सुनेगी उनके लिए एक इंस्पायरिंग कविता। देखिए, मैं इंस्पायर होने की अगर बात करूं तो हमारे देश के बड़े युवा कवि और हमारे त्यागी समाज के बड़े शिखर स्तंभ हुए दुष्यंत कुमार त्यागी। ठीक है, तो दुष्यंत कुमार जी की जो कविताएं हैं वो सड़क से लेकर संसद तक बोली जाती हैं। अच्छा। तो दुष्यंत पंक्ति वो सबसे अच्छी है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल गया, तो कुछ भी काम असंभव नहीं है जी। ये इनकी पंक्तियां मुझे बहुत सकारात्मकता प्रदान करती है। और ये 1977 में उन्होंने लिखी थी, जब देश में संपूर्ण क्रांति आंदोलन था लोकनायक जयप्रकाश जी का। और लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन में दुष्यंत जी की कविताएं ऊर्जा का काम कर रही थी। तब उन्होंने ये भी लिखा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो दुष्यंत जी की ये कविताएं कहीं ना कहीं बहुत युवाओं के अंदर उस टाइम अच्छी है। जोश भरा जी, और मैं उनकी कविताओं से बहुत नहीं है, प्रेरणा लेता है। मोटिवेशन टाइप है, जैसे आज के समय में यूथ गाने सुनते हैं या मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं। ये जो आपने कविता कही एक्चुअली में इसके हर शब्द का एक अलग मतलब है और वो आपको इंटरनली बहुत मोटिवेट करता है। तो मैं आज के लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ कि जी, आपने जी। हमें टाइम दिया बहुत इस बहुत प्यारे से पॉडकास्ट के लिए। एक बार आप ऑन कैमरा कह दीजिए कि सब्सक्राइब आवर चैनल। भाई, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के लिए, इस नवागंतुक अपने प्रिय अनुज के लिए मैं अनंत शुभाशीष प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।